यहाँ पर देखो आप 27 डेट को एक आपका फाउंडेशन हुआ है और उसका ये क्वेश्चन पेपर है और किसी एक बच्चे का यह सलूशन है। ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है कि जिससे कि आप अच्छा से अच्छा आप नंबर पाएं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो इस बच्चे ने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है वो सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सेक्शन बी में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस वन ई पावर एक्स प्लस वन। यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी इसका जो इसमें जो यक्स है वह यक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। उस केस में यानी डोमेन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। उस केस में उस डोमेन में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा आपको दिखाना है। तो देखो इसने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिख दिया कि ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और इन्होंने यह नहीं लिखा है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख देना चाहिए कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इन्होंने डायरेक्ट इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिफ्रेंशिएट करने पर ये आंसर आया। बिल्कुल ठीक है, आंसर तो यही आएगा। अच्छी बात, कोई बात ठीक है। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो जितने मार्क्स का है उसी के हिसाब से आपको लिखना भी होता है। ठीक है, तो इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिफ्रेंशिएट करने पर आंसर ही आया। और फिर इसने बताया कि जो रिजल्ट आया है वह पॉजिटिव आया है। और फिर यह बात इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो बेटा जी, एक्स पॉजिटिव है और ई पावर एक्स सदैव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस ई पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको यह बात लिखना पड़ेगा कि ये सदैव पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव दिया गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से ये आपका लिखा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कम लिखा गया है, इस बात को लिखना नेसेसरी है। ठीक है, इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो इसने कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट किया है। बड़ी अच्छी बात है, इसने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है और 11 के बाद इसने 12 रखा है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक बात सुने, आपको एक ही क्रम में चलना है। जैसे 11 किया इसने, फिर 12 किया, फिर 13 करेगी, फिर 14 करेगी। ऐसा नहीं है 12 के बाद ये 15 शुरू करेगी, ऐसा ना हो। ये 12 के बाद 13 रखेगी, 13 के बाद 14 रखेगी, इसी क्रम में चलेगी। और अच्छा रहता अगर यह बच्चा सेक्शन ए से स्टार्ट करता
और अच्छा रहता। ठीक है, सेक्शन ए पहले करता, फिर सेक्शन बी करता, फिर उसके बाद सेक्शन सी को करता और फिर लास्ट में सेक्शन डी को करता। ठीक है, ये 4 सेक्शन में है क्वेश्चंस, तो इसी क्रम में चलता तो ज़्यादा अच्छा रहा। कोई बात नहीं, इसने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है, कोशिश करें सेक्शन ए से स्टार्ट करने से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 12 में क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फंक्शन दे दिया गया है और बता दिया गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। माफ़ कीजिए, बताया नहीं है, यह इसने कहा है, आपसे पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइंड है क्या यह कंटिन्यूअस है, क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो आप जानते हैं जहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है, फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ पर चेंज हो रही है, 1 पर, तो केवल आप 1 पर चेक करो। बेटा जी ध्यान देना कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ किस पॉइंट डिफिनीशन चेंज हो रही है, 1 पर, चूँकि चेक करना है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन की नहीं है, तो हम केवल 1 पर ही चेक करेंगे। ठीक है, 1 के पहले चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 के आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 के पहले पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, 1 के आगे पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। केवल आप 1 पर चेक करो, क्योंकि 1 के पहले x+5 है और 1 के आगे x-5 है, अलग अलग डिफिनीशन है। 1 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, तो केवल आप 1 पर चेक करो। अब यहाँ पर 2 मार्क्स का है ना, इसलिए केवल 1 पर चेक करो। तो देखो इसने कैसे लिखा है, तो इसने तो पहले तो फंक्शन के विषय में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद @x=1 पे बात कर रही है ये बच्चा, और 1 पे वैल्यू आप फंक्शन निकाल दिया, इस डिफिनीशन से लिख दिया। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा। बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते समय इसने तो बहुत सही लिखा है, बहुत सारे बच्चे ये फंक्शन को लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, लिमिट x→1 माइनस लिखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें, जैसे इसने लिखा है ठीक वैसे लिखें। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं, मैं आपकी काफ़ी चेक किए हैं, तो हमको ये सब गलतियाँ आपको मिली हैं, तो आप ध्यान दें कि कहाँ पर गलतियाँ आप किए हुए हैं। तो इसने गलती नहीं किया, इसने बहुत सही लिखा है। ठीक है, 1 से कम पर फंक्शन जो f(x) है वो x+5 है, यहाँ पर रखा है, और फिर इस तरीके से आंसर 6 आया है। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 6 आया है, एग्जिस्ट कर रहा है अगर। ठीक है, तो ये सही है। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी, और फिर यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर 1 लिख दे। ठीक है, f(1) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=1। तो ये है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस दिया गया है और डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस है। अब देखो 13th ये बच्चे ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसने भी स्टार्ट किया है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो किसका है, लाइन का है, तो इसने भी लिखा है द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ गिवन लाइन्स आर 2, -1, 2। बहुत अच्छी बात है, इसी लैंग्वेज में भी यहाँ लिखना नेसेसरी होता है। तो जैसे इसने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है, सभी बच्चे को लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इसने लिखा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन्स आर। अब इसने इस लाइन का अब डायरेक्शन कोसाइन ये लिखना शुरू कर रही है। कैसे लिख रही है ज़रा ध्यान दो, कि इस 2 को डिवाइड कर रही है। किससे डिवाइड किया है, रूट, ये जो रेशियोस हैं इनके स्क्वायर का सम रूट के अंदर यहाँ लिखा है। ठीक है, ऐसे -1 को भी ऐसे किया है और फिर इस 2 को भी ऐसे लिखा है। तो ठीक है, और ये जो आंसर आया है यही आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है गिवन लाइन का। तो बिल्कुल ठीक लिखा है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए आप। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है। पी ए की वैल्यू 0.3 है, पी बी की वैल्यू 0.4 है। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ए एंड नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ इसने ए लिख दिया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और यहाँ नॉट बी है तो इसने बी डैश लिखा, बिल्कुल सही लिखा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर बी डैश नहीं लिखा है, इसने लिखा, इसने सही लिखा है। बी डैश इसलिए लिखा है, यहाँ नॉट बी है, ठीक, इसलिए यहाँ बी डैश लिखा है। ध्यान दें कि ए जो है और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो निश्चित रूप से ए और बी डैश भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, निश्चित रूप से। और इसी कंसेप्ट से यहाँ पर पी ए इंटू पी डैश लिखा है। ठीक है, तो अच्छा, अब पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, तो यहाँ 0.3 रख दिया। बी डैश कितना है नहीं पता है, पी बी तो पता है ना, पी बी कितना है 0.4 है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कराने से बी डैश की निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो इसने लिखा है 1 में से सब्ट्रैक्ट कराया है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इसने नहीं रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको सैम्पल स्पेस लिखना होगा, फिर ऐसा इवेंट, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है, कितने आउटकम आएंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कौन सा इसने क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर इसने 17 स्टार्ट किया है, इसने 16 को भी नहीं रखा है, 15 और 16 को नहीं रखा है। अच्छा, 17 को रखा है। ठीक है, 17 के लिए 1 और 2 को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके मैट्रिसेस हैं, और एक्स एंड वाई मैट्रिसेस फाइंड करना है। तो ठीक है, ऐड कर दिया गया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया गया। एक्स आपका ये आ गया है, वाई आपका ये आ गया है। ठीक है, इस तरीके से एक्स एंड वाई आ गया है। इसमें किसी मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी का यूज इसने नहीं किया है। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता तो वहाँ पर यूज करना होता। ठीक है, मैंने कहा कि कितने मार्क का है, 2 मार्क का है, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन 18 पर आ जाइए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, और यहाँ पर इसने डोमेन रखा है, इसने इस बच्चे ने लिखा नहीं है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब कास्ट एक्स की आइडेंटिटी के द्वारा इसको यूज किया गया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ बनाया जा रहा है, और इस तरीके से ये आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 19th क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन में ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद इसने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लेफ्ट एक साइड में एक्स को रखा, दूसरे साइड में वाई को रखा, ऐसा करने का प्रयास कर रहा है बच्चा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा चाह रहा है कि एक तरफ वाई बन जाए, एक तरफ एक्स बन जाए, ठीक, वैसे कर दिया। बट इसने इसको यहाँ पर लिख कर बताना चाहिए कि सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स एक्स। ठीक है, और बात वही आ गई, 2 मार्क्स का है, इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, और फिर इसने इंटीग्रेट कर दिया, और फिर आंसर आ गया है। और इसको यहाँ पर लिखना चाहिए कि ये जो सी जो है इसने रखा है, सी क्या है, लॉग मॉड सी क्या है, इसको बताना चाहिए कि यह एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, वेयर log mod c is an arbitrary constant of integration, is an arbitrary
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो आंसर आया है ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है किसका, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी यहाँ पर लास्ट में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट किया है। 20 में इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, ठीक है। आइडेंटिटी लगाकर खोल दिया इसको इस तरीके से और फिर से ये इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पर आंसर लिखा। फिर से यहाँ इसको सी को लिखना बताना पड़ेगा, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बच्चा लिखेगा तभी जाकर अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। हम यही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से आप लिखें कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया, 15th। मैंने सोचा 15 से नहीं किया है, इन्होंने किया है, देखो 15 अब जाके स्टार्ट किया। जब इसको तुमको करना ही है तो इधर ही करो, ठीक है, क्रम से चलो, आप आगे पीछे मत चलो, ओके। अब इसने अच्छा कैसे कैसे लिखा है, तो चलो इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगाया है। तो एक इवेंट ए को बनाया है, एक इवेंट बी को बनाया है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ क्या लिखा है, इसने एन रखा है तो यहाँ पर इसको पी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी पी लिखना पड़ेगा, ओके। और इसने क्या किया, पी न लिखकर सीधे एन लिख दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने आंसर दे रहा है बच्चा, ठीक है। तो पहले आप इसकी जो डिफिनीशन है उसको प्रॉपर तरीके से लिखें और नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसने आंसर लिखा है तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा लिखो, यहाँ पर इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप आते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, एक ही एलिमेंट 1, 2 को कंटेन कर रहा है। तो इसमें इसने आंसर दिया है कि केवल एक ही इक्विवेलेंस बनेगा, एक नहीं बनेगा, ये 2 बनेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक रिलेशन इसने ये बनाया है, ऐसा एक रिलेशन और बनेगा, ठीक है, जिसमें केवल 5 एलिमेंट आएंगे, ओके। तो लिखा तो बिल्कुल ठीक लिखा, लिखने में कोई कमी नहीं है, ओके। अब इसके बाद इसने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया, तो लगभग सभी क्वेश्चन इसने टच कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन इसने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन टच किए हैं और अपने हिसाब से इसने जहाँ तक हो सका है ठीक लिखने की कोशिश की है, बट छोटी छोटी मिस्टेक हुई है उस पर ध्यान देगा और यह ध्यान सभी लोग देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन ए पर। तो सेक्शन ए देखो क्या कौन सा है, ये सेक्शन डी है, हाँ सेक्शन डी है। अब इसके बाद इसने सी को नहीं स्टार्ट किया, डी को स्टार्ट किया है, चलिए ठीक है। अब सेक्शन डी को स्टार्ट किया है तो सेक्शन डी में देखो क्या है, कौन सा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन्स। ये 2 लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो गिवन द लाइन्स आर, इसने एक लाइन यहाँ बता दिया और दूसरी लाइन यहाँ बता दिया, ओके। अब इस लाइन में यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और क्या इसकी डायरेक्शन रेशियोस हैं, ये लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसने बताया नहीं है, इसने सीधे क्या लिखा है कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसे, उस पॉइंट को इसने बोला x1, y1, z1 और x1 की वैल्यू -1 रख दिया और y1 की वैल्यू -1 रख दिया और z1 की वैल्यू -1 रख दिया, यहाँ से निकल किसने रख दिया। और फिर उसके बाद ये 7 - 6 1 ये डायरेक्शन रेशियोस रख दिया। इसको लिखना पड़ेगा बच्चे को कि यह लाइन
इस पॉइंट से पास कर रही है, हुज डायरेक्शन रेशियोज दिस। अब फिर जाकर इस तरीके से बताएगा कि x1 -1 है, y1 -1 है, z1 -1 है, a1 7 है, b1 -6 है, c1 1 है। ठीक यही काम यहाँ पर इक्वेशन 2 में भी बताना है उसको। ओके, और यहाँ पर इसने देखो जैसे यहाँ x1 लिखा है, y1 लिखा है, z1 लिखा है, तो यहाँ इसको x2 लिखना है, थोड़ा गलत लिखा है इसने, ये x2 लिखना है, यहाँ y2 लिखना है, यहाँ z2 लिखना है। ठीक है, और ये इसने a1 b1 c1 लिखा है, तो यहाँ पे इसको a1 b1 c1 है, तो ये a2 b2 c2 है। ठीक है, ऐसे। ओके, ये x y z है, तो यहाँ 1 1 1 आया है, तो इसमें 2 2 2 आएगा, इसका आएगा x2 y2 z2, और डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा a2 b2 c2, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसके बाद इसने बताया कि शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फार्मूला है। ओके, तो x2 - x1 फार्मूला तो इसने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसने याद किया था और लिख दिया है। और ये जो इक्वल यहाँ लगाया है, इसको यहाँ नहीं लगाना है, इक्वल यहाँ लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइडेड वाली लाइन है, तो इसके सीध में यहाँ इक्वल लगाना है। ओके, अच्छा, अब इसने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, क्योंकि इसने यहाँ पर गलती कर दी थी, लेकिन इसने कहीं पर कट पिट नहीं किया, जिसे टीचर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अगर गलत लिखता, यहाँ पर कुछ गलत करता तो पकड़ लेता टीचर, लेकिन इसका पकड़ नहीं पाएगा, जल्दी में नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहाँ आप गलती हो सकती है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, इस तरीके से गलती मिल जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ देखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसने देखो डायरेक्ट x2 - x1, x2 कितना है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर इसको 3 लिखो, यहाँ 3 लिखो। x1 कितना है, -1, यहाँ -1 लिखोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और y2 - y1, तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक, इसने सही लिखा है यहाँ पर। ठीक, बट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है, 7 - -1 + 1 से 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गई, ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गई। अब इसको इवेल्युएट किया गया, एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको इवेल्युएट किया गया तो आंसर कितना है, -116 आया, -116। ओके, और उसके बाद डिनोमिनेटर में रूट करके ये क्वांटिटी है b1 c2 -c1 b2 का होल स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग फार्मूले में रखा है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा से ये डी है, ए की तरह दिख रहा है। ठीक, अब चूंकि माइनस में आंसर तो डिस्टेंस आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दिया है। तो ये मॉड शुरू से ही आप लगाते चलें। ठीक है, ओके, और इस तरीके से ये आंसर आया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बात कर रहा है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ये इलिप्स है, और इलिप्स कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। तो इलिप्स का फिगर इसने थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहिए, और इसने दिखाया है कि +-4 ये सब ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद इस तरीके से लिखा है इसने। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला भी यहाँ लिखना ज़रूरी है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहा है। ठीक है, आंसर जो आया है 3 पाई आया है। बहुत बच्चे केवल 3 पाई तक ही लिखकर छोड़ दिए हैं, तो फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसमें किस रीजन को लिया गया है, तो इसमें जो 3 पाई आया है केवल इसका आया है 3 पाई। ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका आंसर कितना आया है, 3 पाई आया है। बात समझ में आई? और फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर 12 पाई आएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फार्मूला का यूज होगा, किस फार्मूला का यूज हुआ है, किस फार्मूले से ऐसा आया है,
वो फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शायद याद होगा एक्सरसाइज जो है 7.6 में 3 फार्मूले हैं, उसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला यूज होता है उसी। ठीक है, वो आपका है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला आप लिख दीजिए और फिर यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक, ये लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में इसने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, ये लेंदी क्वेश्चन है तो इसने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर बताया गया है फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि इसके डोमेन में जितने पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस है। तो कहाँ कहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, एक 2 पर चेंज हो रही है, एक 10 पे चेंज हो रही है। ठीक है, 2 जगह 2 पॉइंट है इसके डोमेन में जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो डोमेन तो इसका सेट ऑफ रियल नंबर है, बट डिफिनीशन कहाँ चेंज हो रही है, 2 और 10 पर। तो 2 और 10 पर कंटिन्यूअस का जो है कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। ठीक, अच्छा ये कैसे कर रही ज़रा इसको देखो। फंक्शन को इसने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने बताया कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है 2 पर, और 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसने 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, 2 पर राइट हैंड लिमिट। मतलब कंटिन्यूअस है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इसने लिखा या फिर कंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू इफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 2 यानी कि पहले डिफिनीशन से कितना आ गया, एफ ऑफ 2 5, तो एफ ऑफ 2 5 आ गया। अब फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी डिफिनीशन से निकलेगा, कितना 5, और राइट हैंड लिमिट कितना है 2a + b। सिंस कंटिन्यूअस है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। इस कंसेप्ट से एक इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब ये काम करेगी किस पर, 10 पर काम करेगी, क्योंकि ये 2 पर काम कर लिया, अब 10 पर काम करेगी। केस 1 केस 2 बना के इसने किया है, अच्छी बात है। अब केस 2 में के अकॉर्डिंग 10 पर सेम वही प्रोसेस, 10 पर कंटिन्यूअस है जब एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। 10 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 10 पर राइट हैंड लिमिट, और फिर यहाँ से एक इक्वेशन बना दिया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट आंसर दिस। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिमिट लिखते समय इस फंक्शन को आप हटा देते हैं, तो ये काम ना करें। और यहाँ पर इस तरीके से लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद अब सेक्शन सी स्टार्ट किया है। सेक्शन सी में एक सेट ए है और एक सेट बी है, और फंक्शन आपका ये दिया गया है। फंक्शन में कितने आउटकम हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं या 3 पेयर हैं। और फंक्शन ए से बी में है, मतलब ए से बी में है। पहला सेट पहले सर्कल को दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए से बी में है, या ए है ये बी है, ए से बी इस तरीके से एरो बनेगा, ए से बी में है। और आपको ये दिखाना है कि ये 1 1 है, तो 1 1 है ये आपको दिखाना है। कोई बात नहीं है कि ये जो फंक्शन के अंदर जो पेयर हैं, ये फंक्शन के अंदर जो पेयर हैं, ये जैसे पेयर 1 का ये 4 है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए 1, 4 किसका मेंबर है, एफ का। ठीक है, अब 1 किसका होगा, 1 सेट ए से होगा, 4 सेट बी से होगा। और इस 4 को इन्होंने बताया 4 क्या है, 4 एफ ऑफ 1 है। ठीक है, और 5 क्या है, एफ ऑफ 2 है। जैसे 2, 5 किसका मेंबर है, एफ का। देख रहे हो 2, 5 एफ का मेंबर है। अब इस 5 को आप लिखेंगे क्या, एफ ऑफ 2। तो ये तो इसने लिखा है, ये बात इसने देखो यहाँ पर लिखा है, इसको ये भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 कब है, जब 1 4 बिलोंग्स टू एफ है। अच्छा, इसने इस बात को ये नहीं लिखा तो यहाँ इसने फिगर बना दिया,
और यहाँ पर जब फिगर बना दिया तो एरो डायग्राम यहाँ पर इसको लिखे कि ये एरो डायग्राम से हम ऐसा लिख रहे हैं, अदरवाइज उसको इस तरीके से लिखना नेसेसरी है। ओके, अब यहाँ f(3) कितना है, वो 6 है। 4, 5, 6 को आप क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। ठीक है, 4 के पास 4 इमेज है किसका, 1 का, 5 इमेज है किसका, 2 का, 6 इमेज है 3 का। तो यानी जितने एलिमेंट हैं बी में, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। अब तीनों के पास अलग अलग प्री इमेजेज हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। ये तो फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। ये तो किसकी डिफिनीशन है, फंक्शन की। ये ठीक तरीके से नहीं लिखा है, इसको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है कि यहाँ पर सेट बी में, यानी को डोमेन में, ए से बी में है फंक्शन, ए से बी, जो दूसरा वाला जो सेट है वह को डोमेन है। तो को डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जैसे 4 है तो 4 के पास केवल एक ही प्री इमेज है, कौन, 1। 5 के पास केवल एक ही प्री इमेज है, और 6 के पास केवल एक ही प्री इमेज है, इसलिए 1, 1 है। ठीक है, और इसके एक भी एलिमेंट क्या है, वो जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह फंक्शन 1, 1 है। ओके, तो ये कितने नंबर का है, ये आपका 4 मार्क्स का है। तो इसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप 4 मार्क्स पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के में एक्सप्रेस करना है। तो ये ए है, ए डैश कर दिया। अब ये पी इक्वल टू सिमेट्रिक से ऐसा लिखा, फिर क्यू इक्वल टू, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप बताते जाएं कि ये जो पी बना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे है। यहाँ पर उसकी खूबी आप बताएंगे, क्योंकि जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है ये आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आपने कहाँ दिखाया, कहीं नहीं दिखाया है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों का सम ए है जो दिया गया है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 23 पर। 23 इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर चुके थे। फिर 24 में सही है, बिल्कुल ठीक है। जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है और नंबर लाइन पर दिखा दिया। डोमेन क्या है, डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर है, -∞ से +∞। ठीक है, केस वाइज बना के सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से लिखना भी है इसको। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और सभी बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर इसने लिखा है कि ये y, ठीक है, y को x में कन्वर्ट कर लिया, y इक्वल टू cos इनवर्स x है, x इक्वल टू cos y करके इसको सॉल्व किया गया है। और 26 भी ऐसे ही हुआ है, इसी कंसेप्ट पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको, जैसे हम आपको लिख कर सॉल्व कराए हैं वैसे ही सॉल्व करें इसे। और फिर देखो ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया है। वेक्टर ए बी सी ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं, इसने भी लिखा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे लिखा जाता है लैंग्वेज उसको लिखना पड़ेगा, जैसे इसने भी लिखा है ठीक वैसे ही लिखना है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 27 चल रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला जो भी पोर्शन होगा उसको आप कैसे भी लिख देंगे, बहुत दिक्कत नहीं होती है। बट अलजेब्रे वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। जैसे 21 है, ठीक है, और 22 है। और अब वेक्टर वाले को भी ठीक तरीके से लिखना है। जैसे देखो इसने कैसे लिख रही है 27 को, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे इसने लिख दिया। ठीक है,
और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पर इसको 0 वेक्टर पर एरो लगा दी, इसने नहीं लगाया है। और फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो इसने क्या किया है, इसमें वेक्टर ए से बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट कराया है। तो ठीक है, ऐसे बना दिया। फिर उसके बाद जैसे वेक्टर ए से कराया, फिर वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट कराया, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट कराया, ठीक है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से फिर सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। वेरी गुड। तो एक तरीका ये है, प्रॉपर तरीके से इसने लिखा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से है। इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, सुंदर ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ इसका ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। और इसके बाद बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने इसके बाद कौन सा सॉल्व किया है, सेक्शन ए पर आई है। ओके, सी के बाद सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट सही है, तो ए पार्ट सही है। तो इसको ऐसे लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब फिर उसके बाद लिखे यहाँ पर, जिसे ये लिखी है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। अब यहाँ पर कौन सा सही है, सी है, सी सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब 0 पर क्लोज, और फिर 0 टू इन्फिनाइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस ब्रैकेट को ऐसे बनाते देते हैं जल्दी में, तो कतई ठीक तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से जैसे बना होता है वैसे बनाएं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इस तरीके से गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट। यहाँ बी लिखें, आंसर क्या आएगा, ±6। तो इसने ठीक लिखा है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखना है जिसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप कोशिश करें अच्छा लिखने का, ठीक है। जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आप नंबर पाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे कैलकुलेशन वाला पोर्शन ज़्यादा है, कैलकुलस का पोर्शन ज़्यादा है। कैलकुलस के पोर्शन में थोड़ा बहुत अगर आप लिखने में ठीक तरीके से नहीं भी लिखेंगे तब भी नंबर आप पा जाते हैं, बट आप अच्छा नंबर तभी पाएंगे जब अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा रिप्रेजेंट कहाँ कहाँ करते हैं आप, एक फंक्शन में करते हैं, यानी एलजेब्रा में करेंगे, और एक वेक्टर में करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी में करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको अच्छे से लिखना है। तो और जहाँ इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कम भी अच्छा लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस पर हमने बोला है लिखने के लिए अच्छे से, उस पर अच्छे से लिखना है। ओके।